नमस्कार दोस्तों, मैं निकेत आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर से एक सिद्धांत जो अधिगम से रिलेटेड है। और हम आज बात करने वाले हैं टॉलमैन के सिद्धांत के बारे में। और इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे टॉलमैन के सिद्धांत के सभी नामों के बारे में, सीखने के संप्रत्यय के बारे में, और क्या क्या विशेष बिंदु रखे हैं टॉलमैन ने, उन सभी चीजों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। मैं टॉलमैन के बारे में बताना चाहूंगा कि टॉलमैन ने बेसिकली गेस्टाल्टवाद से प्रेरित होकर यह सिद्धांत दिया था, परंतु उसने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का मेल जोल करते हुए इस सिद्धांत को बनाया था। इस सिद्धांत में मैकडूगल का सिद्धांत भी सम्मिलित है, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे सिद्धांत इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए इस पे विभिन्न प्रकार के नाम भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये विभिन्न नाम कौन से हैं। हम बात करते हैं कि टॉलमैन के सिद्धांत को चिन्ह सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या इसे कहते हैं साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके अलावा इसे स्वोद्देश्य व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी यह उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद से भी प्रेरित रहा है। आगे देखेंगे कि इसे प्रतीकात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसका एक अन्य नाम अव्यक्त अधिगम सिद्धांत भी है। इसे अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। हमने अब तक 5 देखा और इनमें से कई नाम हमें व्यवहारवाद से रिलेटेड भी मिल रहे हैं। फिर अगला देखेंगे चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत भी इसे कहते हैं। फिर देखिएगा उद्देश्यवादी अधिगम सिद्धांत या स्वोद्देश्य व्यवहारवाद। फिर आगे देखेंगे इसे अप्रकट अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। अन्य नाम है इसका संभावना सिद्धांत, और इसके साथ साथ संकेत संकेतन सिद्धांत। ऐसे 10 नाम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि इसके सिद्धांत के रूप में यूज किए जाते हैं। बेसिकली आप टॉलमैन के बारे में देखेंगे तो टॉलमैन ने चूहों पर प्रयोग किया था, और चूहों के 3 समूहों पर उसने प्रयोग को किया था। आपने देखा होगा कि टॉलमैन ने अपने इस परीक्षण में भूल भुलैया का प्रयोग किया था। आप इसे भूल भुलैया कहते हैं। भूल भुलैया का प्रयोग किया था, भूल भुलैया का प्रयोग किया था। और इसमें 3 ग्रुप लिए थे। कितने ग्रुप लिए थे बेटा? 3 ग्रुप लिए थे, 1, 2 एंड 3। इन तीनों ही ग्रुपों में विशेषताएं क्या रखी गई थी? पहले ग्रुप को खाना सौंपा गया था, खाना दिया गया था, लेकिन भूल भुलैया के अंत में, भुलैया के अंत में मतलब जब एंड आ जाता था उसी वक्त उसे खाना दिया जाता था। दूसरा ग्रुप था जिन्हें कभी भी खाना नहीं दिया गया, कभी भी खाना प्राप्त नहीं हुआ, खाना प्राप्त नहीं हुआ। और तीसरा ग्रुप क्या रहेगा कि कुछ समय बाद खाना दिया गया, कुछ समय बाद खाना दिया गया, खाना दिया गया, खाना दिया गया। तो हम देखेंगे कि यह जो समय काल था, जितने दिनों बाद खाना दिया गया था, यह टोटल 10 दिन का था, यानी 10 दिन बाद तीसरे समूह को खाना सौंपा गया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 ग्रुप लिए हैं टॉलमैन ने, और उन तीनों ही ग्रुप पर प्रयोग करके टॉलमैन ने कुछ सिद्धांत निकाले हैं। और सिद्धांतों के विषय में हम लोग बात करते हैं, फिर इस पूरे के पूरे प्रयोग के विषय में हम आगे बात करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या सिद्धांत है। कि प्राणी का प्रत्येक व्यवहार लक्ष्य आधारित होता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राणी का प्रत्येक व्यवहार लक्ष्य आधारित होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, यह बात किसने कही थी? तो आप बता पाएंगे यह बात टॉलमैन ने कही थी कि जो भी आपका व्यवहार होगा गोल ओरिएंटेड होगा, यानी आप गोल प्राप्ति के लिए कैसे भी करके मार्ग को ढूंढ लेंगे। आपके लिए एक गोल निश्चित होता है, आप उस टारगेट को टारगेट करने के लिए विभिन्न मार्ग खोज ही लेते हैं पहुंचने के लिए। फिर आगे देखेंगे आप कि सीखना पुनर्बलन के बिना भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सीखने के लिए पुनर्बलन ही हो। ऐसा कई बार देखा गया है कि पुनर्बलन बाद में भी दिया जा रहा है, लेकिन व्यक्ति पहले सीख चुका था या इसके प्रयोग में चूहा पहले सीख चुका था। आगे देखेंगे कि परिस्थिति की प्रत्येक वस्तु एक चिन्ह है जो अगली वस्तु की प्रत्याशा उत्पन्न करती है। क्या है कि प्रत्येक वस्तु एक चिन्ह है। पहले बात आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक वस्तु एक चिन्ह है। एवरीथिंग इज अ साइन। एग्जाम्पल देखते हैं
कि एक किताब लीजिए आप, और उस किताब को पढ़ने के बाद आप इच्छा रखते हैं कि हम जॉब पा जाएंगे, तो यानी एक चिन्ह तो किताब हो गई और दूसरी चिन्ह जॉब हो गई, दूसरी चिन्ह जॉब हो गई। अब देखिए आगे कि अगली वस्तु की प्रत्याशा उत्पन्न करती है। अगली वस्तु की प्रत्याशा क्या है? जॉब को पाना। अगली वस्तु है जॉब और उसकी प्रत्याशा मतलब जॉब को पाना। आगे देखिए, यदि प्रत्याशा पूर्ण हो जाती है तो उस वस्तु और चिन्ह सूचित यानी अगली वस्तु के मध्य संबंध उत्पन्न हो जाता है। मतलब है यदि आपने किसी एक पर्टिकुलर बुक को पढ़कर एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो इसका मतलब है कि आपके उस एग्जाम और उस बुक के बीच आपने संबंध को स्थापित कर दिया। संबंध स्थापित हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर बुक को पढ़कर भी हम यह एग्जाम हिट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यही है कि संबंध स्थापित हो जाता है। आगे देखिए, प्राणी एक संज्ञानात्मक नक्शा बना लेता है कि कौन सी वस्तु हमें किस वस्तु की ओर पहुंचाती है। यानी अब उसके दिमाग में एक कॉग्निटिव मैप तैयार हो जाएगा। यह संकल्पना किसने दी है? कॉग्निटिव मैप आपसे पूछा जा सकता है कि कॉग्निटिव मैप की बात किसने कही है, तो टॉलमैन ने कही है कि जब हम एक वस्तु और दूसरे वस्तु के बीच संबंध स्थापित हो जाएगा तो यहां पर एक कॉग्निटिव मैप बन जाता है माइंड में, और यह बताने लगता है कि हम इस वस्तु से उस वस्तु तक पहुंच सकते हैं। और यही बीच में लर्निंग है, यही लर्निंग है, मतलब संबंध स्थापित कर दिया गया। यहाँ साहचर्य की बात नहीं है, यहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच संबंध स्थापित हो रहा है। इसलिए बेस्ड है एस प्रकार का सिद्धांत है, यानी स्टिमुलस टू स्टिमुलस सिद्धांत है। एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक में आप जा रहे हैं, एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के लिए ज्ञान करा रहा है, दूसरा उद्दीपक तीसरे उद्दीपक के लिए ज्ञान करा रहा है। यहां पर कहीं भी रिस्पॉन्स की बात नहीं आ रही है। एस प्रकार का सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलस टू स्टिमुलस सिद्धांत कहलाता है। आगे देखेंगे कि बार बार के अनुभव से प्राणी अधिगम परिस्थिति की विभिन्न वस्तुओं के मध्य संबंध समझता है। एक बार हो सकता है अनुभव करके आप संबंध को ना समझ पाए, लेकिन बार बार आप अनुभव करके उस संबंध को स्थापित कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि सीखने के संप्रत्यय कौन से टॉलमैन ने बताए हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला, सीखने का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। सीखना क्या है टॉलमैन के अनुसार? तो टॉलमैन कहते हैं कि एक उद्दीपक का दूसरे उद्दीपक से संबंध स्थापित करना ही सीखना है। S to S, S1 to S2, S2 to S3, ऐसे करके, मतलब एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक और दूसरे उद्दीपक से तीसरे उद्दीपक, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, यानी एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करते जाना है। और जब संबंध स्थापित होता है यही सीखना होता है। आगे देखेंगे कि संपुष्टि बनाम पुनर्बलन। कहते हैं कि उद्दीपक के बाद कौन सा उद्दीपक आएगा, यह सोचना क्या है? यह सोचना प्राक कल्पना कहलाता है कि भाई इस उद्दीपक से कौन सा उद्दीपक हमें प्राप्त होने वाला है। तो यह क्या कहलाएगा? यह प्राक कल्पना कहलाता है। और प्राक कल्पना, देखिए, जब असंतुष्ट होगी, हमारी अनुभूतियों से असंतुष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति द्वारा या जीव द्वारा उसका त्याग कर दिया जाएगा। और जब वह संतुष्ट हो जाती है तो वह संज्ञानात्मक विकास करने लगती है। और जब संज्ञानात्मक विकास होने लगता है तो इसीलिए इस सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे कि स्थानापन्न प्रयत्न एवं त्रुटि। ऐसी कंडीशन आती है कि हमें किसी बिंदु पर खड़े होकर यह सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसी कंडीशन को इन्होंने यहां पर स्थानापन्न प्रयत्न एवं त्रुटि कहा है कि चयन बिंदु पर प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए रुक कर सोचने के संवेदी अन्वेषण को, कि मैं किस मार्ग पे जाऊं, ये संवेदी अन्वेषण होता है। और इसी को इन्होंने स्थानापन्न प्रयत्न एवं त्रुटि कहा है। आगे देखेंगे कि स्थान या लक्ष्य सीखना। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो है वो अपने गोल को सीखता है, अपने लक्ष्य को सीखता है, और लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग बाद में खोज लेता है। एज एग्जाम्पल, अगर आपको पुलिस में जाना है, पुलिस जॉब प्राप्त करनी है, तो आप हो सकता है कि यूट्यूब से पढ़कर, हो सकता है आप बुक से पढ़कर,
हो सकता है किसी नियर बाई टीचर के पास जाकर इसको पढ़ के भी, मतलब किसी भी मार्ग से पढ़कर, हो सकता है कि आप एक किताब की जगह दूसरी किताब पढ़कर, 3-4 किताब पढ़कर, मतलब है कि आप विभिन्न मार्गों से अपने गोल को अचीव कर पाओगे। यही उन्होंने कहा है कि हमें लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए, और जब लक्ष्य का ज्ञान हो जाएगा तो हम कई मार्गों से जाकर उसको प्राप्त कर लेंगे। आगे देखेंगे कि अगला पॉइंट बताया उन्होंने, अव्यक्त सीखना, लेटेंट लर्निंग कहते हैं इसको। इन्होंने कहा है कि सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक नहीं है। अब इस बिंदु पर हम इनके प्रयोग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं प्रयोग। तो हम देखें कि कुछ इस प्रकार का मान लेते हैं कि यह एक भूल भुलैया हम बनाते हैं, जैसी भी बनेगी हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि एक भूल भुलैया का हम निर्माण करने वाले हैं, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिटाते हैं, और ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके मान लीजिए कि यहाँ पर स्टॉप लेना है, और यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रकार की कुछ मान लीजिए कि भूल भुलैया टॉलमैन ने बनाई थी। अब देखेंगे कि यहाँ पर 3 समूह थे, 3 समूह, और 3 समूह किनको थे? चूहों के थे। अभी पहले भी बताया जा चुका है कि चूहों के 3 समूह रहे हैं। एक को भूखा रखा जाएगा, पहले समूह को भोजन दिया जाएगा, दूसरे समूह को भूखा रखा जाएगा, और तीसरे समूह को कुछ समय पश्चात भोजन दिया जाएगा, पश्चात। अब हम देखेंगे कि टॉलमैन ने क्या किया। टॉलमैन ने प्रयोग में यह दिखाया कि वह स्टार्ट पॉइंट से इन तीनों ही समूहों को छोड़ता था। स्टार्ट पॉइंट से इन तीनों ही समूह को छोड़ेगा, और उन्हें जाना कहाँ है? स्टॉप यहाँ पर है। अब देखेंगे कि जो चूहे पहले समूह वाले थे, जिनको भोजन प्राप्त होता था, वो यहाँ से यहाँ तक का मार्ग तुरंत ढूंढ लेते थे, यानी स्टार्ट से एंड पॉइंट तक का मार्ग वह तुरंत ढूंढ लेते थे। लेकिन जो सेकंड वाले थे उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, या कहें कि उन्होंने ज्यादा कुछ परिवर्तन भी नहीं दिखाया। आगे देखेंगे कि तीसरे प्रकार के चूहे भी थे। वो 10 दिनों तक उन्होंने ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाया। मैंने लिखा है कि कुछ समय बाद भोजन दिया जाएगा, यानी 10 दिनों बाद उन्हें भोजन दिया गया। और 10वें दिन के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही 11वें दिन भोजन दिया जाएगा तो वह सुधार करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इस स्टार्ट पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक पहुंचने में आसानी के साथ पहुंचेंगे और जल्दी पहुंचेंगे। और धीरे धीरे करके जैसे ही उन्होंने प्रयोग को बढ़ाया तो हम देखेंगे कि जो चूहे बहुत दिनों से भोजन पा रहे थे एंड पॉइंट में, उन्हीं की तरह ये चूहे भी जो थर्ड समूह के थे वो भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लगे। तो बेसिकली टॉलमैन ने इससे निष्कर्ष क्या निकाला? टॉलमैन ने कहा है कि जो भी चूहे थे वो अधिगम कर रहे थे, लेकिन जिनको पुनर्बलन के रूप में भोजन प्राप्त होता था वो अपने अधिगम को प्रदर्शित जल्दी कर देते थे, व्यक्त जल्दी कर देते थे। और जिनको भोजन प्राप्त नहीं हुआ उन्होंने व्यक्त नहीं किया। और तीसरे प्रकार के थे, कुछ समय जब तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ तब तक उन्होंने अपने अधिगम को, अपनी लर्निंग को व्यक्त नहीं किया, प्रकट नहीं किया। और जब उन्हें भोजन प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपने उस अधिगम को, जो उन्होंने बीच के 10 दिन में अनुभव लेकर सीखा हुआ था, उस अधिगम को उन्होंने प्रकट कर दिया। तो इसे कंडीशन क्या निकलकर सामने आई कि विभिन्न परिस्थितियां या अनुकूलन कहने का तात्पर्य है कि जब आपके सामने परिस्थितियां होंगी लर्निंग को दिखाने के लिए, तभी हो सकता है कि लर्निंग शो ऑफ हो, यानी दिखाई जाए। और अनुकूलन भी होना चाहिए। अगर अनुकूलन हो गया और परिस्थिति प्राप्त हो गई, तभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई जीव अधिगम को प्रकट करेगा।
और यदि ऐसा नहीं होगा तो जरूरी नहीं है कि वह अधिगम को प्रकट ही करे। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि एक कक्षा में बहुत शांत बैठा रहने वाला बालक भी सीख रहा होगा और इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा बोलता है बच्चा वो भी सीख रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि वह उसे प्रकट नहीं करना चाहता। जो बच्चा शांत बैठा हुआ है वह उसे प्रकट नहीं करना चाहता, शायद उसके लिए परिस्थितियां उतनी अनुकूल ना हो या वह परिस्थिति को उतना अनुकूल ना पाता हो। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा मौका आ जाए जहां वो अपने अधिगम को प्रकट कर दे। हम देखेंगे कि हो सकता है कि कोई ज्यादा बोलने वाला बच्चा किसी सेमिनार में ना बोल पाए, लेकिन शांत रहने वाला बच्चा सेमिनार में जाके बोल दे। तो कहने का तात्पर्य यह है बेसिकली कि कंडीशन होनी चाहिए, और किसी कंडीशन में ही हो सकता है कि लर्निंग को प्रदर्शित करता हो जीव, और जब तक की कंडीशन नहीं होगी तब तक वह अधिगम अव्यक्त रहेगा, उसे दिखाया नहीं जाएगा उस जीव द्वारा, और यही आपका अव्यक्त सीखना है, लेटेंट लर्निंग है। आगे देखेंगे कि पुनर्बलन प्रत्याशा क्या होती है, रेनफोर्समेंट एक्सपेक्टेंसी, कि हमें अमुक स्थान पर पुनर्बलन प्राप्त होगा, जैसे इनकी थी पहले प्रकार के चूहों की, कि इन्हें पता था कि हमें स्टॉप में भोजन प्राप्त होगा, इसलिए ये अपनी लर्निंग को शो कर रहे थे, बार बार पहुंच रहे थे। अनुभव तो सब ले रहे थे, लेकिन पहुंच कौन रहे थे, ये पहले वाले और ये थर्ड वाले, ये सुधार नहीं कर रहे थे, ये बहुत देरी से पहुंच रहे थे। और जल्दी कौन पहुंच रहे थे, ये पहुंच रहे थे, और 10 दिनों के पश्चात ये भी पहुंचने लगे थे। यदि पुनर्बलन परिवर्तित हो जाएगा तो व्यवहार में भी विघटन आ जाएगा। यदि हो सकता है कि पुनर्बलन को बदल दिया जाए तो व्यवहार भी विघटित हो जाता है। और इन्होंने क्या बात कही है, टॉलमैन ने कहा है कि अध्यापक को सिखाते समय पुरस्कार एवं दंड दोनों का प्रयोग करना चाहिए। जिस भी तरीके से सीख पाए उसी तरीके का प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने कहा कि बालक हो सकता है कि पुरस्कार के फलस्वरूप ही सीखे, यानी उसका लक्ष्य हो कि मैं उस पुरस्कार को प्राप्त करूंगा। बालकों के मन में क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें ट्रॉफी प्राप्त करनी होती, इसलिए वो जीतते हैं किसी गेम को, इसलिए नहीं जीतते कि उसे मार्क के अनुभव लेने हैं, नहीं, उन्हें सम्मान चाहिए होता है, लोगों के सामने सम्मान चाहिए होता है, वो ट्रॉफी प्राप्त करनी होती है, पहले स्थान पर आना होता है, इसीलिए वो उस लक्ष्य को टारगेट करते हुए ही खेलते हैं, पढ़ते हैं और इसके बाद अपने गोल को अचीव भी करते हैं। तो शिक्षा में टॉलमैन के सिद्धांत का यह उपयोग भी हो जाता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं सीखने के प्रकारों के बारे में। तो आइए देखते हैं कि टॉलमैन ने सीखने के कौन से प्रकार बताए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैथेसिस, इसे कैथेसिस पढ़ेंगे हम लोग। तो कैथेसिस ऐसा होता है कि ऐसी अर्जित प्रवृत्ति जिसमें प्राणी कुछ विशेष वस्तुओं को विशेष अंतर्नोद से जोड़ पाता है। हम देखेंगे कि प्राणी कुछ विशेष वस्तुओं को विशेष अंतर्नोद से जोड़ देता है। जैसे कि किसी स्थान पर यदि चावल भोजन के रूप में मिलता है तो भूख को चावल से ही जोड़ देगा। यदि किसी स्थान पर रोटी मिलती है, चावल नहीं मिलते, तो रोटी खाना ही स्टार्ट कर देगा। तो मतलब है कि जिस स्थान पर हमें जैसी चीज मिल रही होगी हम उसी के अनुसार अपने अंतर्नोद को भी चेंज कर देंगे या अंतर्नोद को उसी से लिंक कर देंगे। ठीक है, आगे बात कही गई है कि तुल्यता विश्वास, इक्विवेलेंट बिलीफ, जब किसी सब गोल का वही प्रभाव हो जाता है जो स्वयं गोल का हो जाता है तो सब गोल के इस गुण को हम तुल्यता विश्वास कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सब गोल का वही प्रभाव जो गोल का होता है, और ऐसा हो जाएगा अगर तो इसे तुल्यता विश्वास कह देंगे। फिर आगे देखिए क्षेत्र प्रत्याशाएं, फील्ड एक्सपेक्टेंसीज, किसी एक चिन्ह को देखकर दूसरे चिन्ह की प्रत्याशा करना, दूसरे चिन्ह के बारे में सोचना, यही आपका है क्षेत्र प्रत्याशा। आगे देखेंगे क्षेत्र संज्ञान तरीका, फील्ड कॉग्निशन मोड्स,
प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र को सुव्यवस्थित करना, मतलब जो कुछ भी देखेगा उसको सुव्यवस्थित करने का जो तरीका होगा वो हमारे जन्मजात रूप में रहता है, लेकिन हम अपनी अनुभूतियों द्वारा इसमें बदलाव करते हैं। हम उसे व्यवस्थित जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें अपनी अनुभूतियों से चेंज भी लाते हैं। आगे देखेंगे कि अंतर्नोद विभेदन, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, विभिन्न तरीके के अंतर्नोद में विभेद करके कार्य करना अंतर्नोद विभेदन है। आपके मन में विभिन्न तरीके के अंतर्नोद उत्पन्न होंगे, अंतर्नोद उत्पन्न तो होंगे, लेकिन उनमें हमें विभेद करना होता है कि हम किस अंतर्नोद को फॉलो करना चाहते हैं। आपके सामने कई सारे टारगेट हैं, कई सारे मार्ग हैं, लेकिन मार्गों में आपको किसी एक मार्ग का चुनाव करना ही होता है। तो आपके मन में अंतर्नोद तो बहुत सारे आए कि इस मार्ग पे जाऊं या इस मार्ग पे जाऊं या इस मार्ग पे जाऊं, लेकिन व्यक्ति शॉर्टेस्ट वे का चुनाव करता है, यानी जो सबसे छोटा रास्ता होता है व्यक्ति उसी का चुनाव करता है। तो यानी विभिन्न प्रकार के अंतर्नोद में आपने विभेद कर लिया। और ये छठवां है पेशी पैटर्न, यानी विचारों को पेशी व्यवहार के मध्य जो कड़ी स्थापित की जाएगी कि हम जब विचार करते हैं तो किस प्रकार हमारे माइंड में, हमारे सोचने के तरीके में जुड़ती है जाकर, इसी को पेशी व्यवहार का पैटर्न कहा जाता है। ये बेसिकली शरीर और विचारों के मध्य के संबंध को रिलेट करना चाहता है। तो इस तरीके से बेसिक सा कंक्लूजन ये रहेगा टॉलमैन के सिद्धांत का कि टॉलमैन ने यह समझाया है कि जो भी व्यवहार करेंगे हम या जो सीख रहे होंगे वो गोल ओरिएंटेड तरीके से सीखेंगे, लक्ष्य आधारित तरीके से सीखेंगे। यदि आपको अपना लक्ष्य ज्ञात है तो आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके ढूंढ लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉलमैन के सिद्धांत के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ली है। अब आगे आने वाले सिद्धांतों के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। आप योग इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, कमेंट करते चलिए, और इसी के साथ साथ जहां कहीं भी आपको इसमें समस्या आ रही हो, इस टॉपिक को समझने में समस्या आ रही हो, आप कमेंट पर बता सकते हैं।